Hello everyone, I am Yamini Tukral, your biology mentor for class 11th and 12th and I welcome you to Adda 24/7 School। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर 11 के अंदर हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन क्या होता है एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जिसने नहीं देखा है वो मेरे पिछले लेक्चर के अंदर जाके देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं, हमने वाटर ट्रांसपोर्टेशन तो देख लिया, अब हम देखेंगे अपटेक एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल आयंस कि मिनरल आयंस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the plants they obtain their carbon and most of the oxygen from the carbon dioxide which is present in the environment। तो जब हम लोग plants की बात करते हैं they obtain their carbon and most of the oxygen from the carbon dioxide which is present in the atmosphere, but the remaining nutritional requirements they are obtained from water and the minerals in the soil। अब plant ने कार्बन और ऑक्सीजन एक लिमिट तक लिया एटमॉस्फेयर से, उसके बाद में क्या होगा, जो रिमेनिंग उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो किससे आएंगी, वो मिनरल्स इन द सॉइल से आएंगी, यानी कि जो रूट एक्सट्रैक्ट करेगा वहां से आएगी और वाटर से आएगी। ठीक है, जो रिमेनिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है। So unlike the water, all minerals they cannot be passively absorbed by the roots। हमने वाटर का देखा था कि कैसे वो पैसिवली हमारे रूट हेयर जो थे उन्हें एब्जॉर्ब कर रहे थे, है ना, पर मिनरल्स दे कैनॉट बी एब्जॉर्ब लाइक दिस ओनली। सो टू फैक्टर्स दे अकाउंट फॉर दिस मेथड। फर्स्ट, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज्ड पार्टिकल्स। जब हम मिनरल्स की बात करें वो सॉइल के अंदर एज चार्ज्ड पार्टिकल्स जो है एज आयंस मौजूद होते हैं, जो कि हमारी मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस, हमारी नहीं प्लांट्स के मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस जो है मूव नहीं कर पाते। Second, the concentration of the minerals in the soil it is usually lower than the concentration of minerals in the root, है ना। So therefore most of the minerals must enter the root by active absorption, क्योंकि against the concentration gradient होगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, क्योंकि हमारी रूट्स के अंदर एनीवे ज्यादा मिनरल्स होते हैं देन द सराउंडिंग सॉइल, बट स्टिल रूट्स दे रिक्वायर मोर मिनरल्स, तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे। लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन पे हमारे मिनरल आयंस को मूव करना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन इनटू द साइटोप्लाज्म और द एपिडर्मल सेल्स। So this needs energy in the form of ATP as well as the protein channels, है ना, and the active uptake of ions it is partly responsible for the water potential। तो जब हम लोग ions को, जब plants जो है ions को actively absorb करेंगे, so it is partly responsible for the water potential gradient। अब कहीं भी move करना है तो कोई ना कोई gradient बनाना पड़ेगा, है ना, कोई ना कोई हम लोगों को ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, तो वही प्लांट जो है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के वजह से जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिव अपटेक ऑफ द मिनरल आयंस इन द रूट्स एंड देयरफॉर फॉर द अपटेक ऑफ वाटर बाय द ऑस्मोसिस। So some ions they also move into the epidermal cells passively। जब हम ions की बात करें so they move into the epidermal cells passively, ठीक है। So these are absorbed from the soil by the both पैसिव एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कई आयंस जो है पैसिवली आ जाते हैं, दैट इज बाय द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट द यूज ऑफ एटीपी, और कई को एक्टिवली लाना पड़ता है। वैसे मोस्ट ऑफ द आयंस जो है हमारे एक्टिवली आते हैं बाय द हेल्प ऑफ एटीपी, बिकॉज दे मूव अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसलिए जो है दे कम एक्टिवली विद द यूज ऑफ द एनर्जी एंड द प्रोटॉन चैनल्स। So specific proteins in the membranes of root hair they actively pump ions from the soil into the cytoplasm of the epidermal cells। जैसे कि मैंने बताया कि ATP के साथ साथ कुछ प्रोटीन चैनल्स भी चाहिए होते हैं जो कि रूट हेयर में एक्टिवली पंप करे आयंस को फ्रॉम द सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। So like all these cells, the endodermal cells, they have many transport proteins। अब जब हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ध्यान से देखना कि जब हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो एटीपी भी चाहिए और प्रोटीन चैनल्स भी चाहिए।
तो प्रोटीन चैनल्स भी चाहिए। जो एंडोडर्मल सेल्स होंगे, एपिडर्मल के बाद जो एंडोडर्मल सेल्स होंगे, दे हैव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स विच आर एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो दे लेट सम सोल्यूट्स क्रॉस द मेम्ब्रेन बट नॉट अदर, क्योंकि ये क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है कि वो कुछ ही सोल्यूट्स को जो है पास ऑन करने देगा और काफी सोल्यूट्स को जो है पास ऑन नहीं करने देगा। सो द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स, दे आर द कंट्रोल पॉइंट्स, जहां पे प्लांट्स जो है क्वालिटी को, क्वांटिटी को एडजस्ट करता है और टाइप्स ऑफ सोल्यूट को एडजस्ट करता है कि कौन सा टाइप ऑफ सोल्यूट इट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट बॉडी एंड कितनी क्वांटिटी में चाहिए, उसी हिसाब से जो है सोल्यूट हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होते हैं टुवर्ड्स द इनसाइड। So the root endodermis, because of the layer of suberin, जो root की endodermis है, it has a layer of suberin, it has the ability to actively transport ions only in one direction। हमें पता है कि जो मिनरल आयंस हैं और जो वाटर है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, बिकॉज दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय द जाइलम, सो दे आर यूनिडायरेक्शनल। तो वही यहाँ पे बताया है कि एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है, एक सुबरिन की लेयर होती है, जिसकी वजह से एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन तो होता है आयंस का, पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। कितनी डायरेक्शन में होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। तो एंडोडर्मल सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो कि हाईली स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव होते हैं, बेस्ड ऑन दी क्वांटिटी एंड दी टाइप्स ऑफ सोल्यूट्स दैट हैव टू रीच द जाइलम। उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सोल्यूट्स को अंदर एंटर करने देते हैं, नहीं तो नहीं करने देते। सो द रूट एंडोडर्मिस इट also contains suberin, जो कि हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द आयंस में मदद करती है इन वन डायरेक्शन, दैट इज इट इज अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। हेंस प्रूव्ड दैट जाइलम के साथ जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। देन हमारा आता है ट्रांसलोकेशन ऑफ द मिनरल आयंस। हमने अपटेक देख लिया, अब हमने जो है ट्रांसलोकेशन देखना है। तो जब आयंस हमारे जाइलम में पहुंच गए हैं बाय ईदर एक्टिव और द पैसिव अपटेक और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, जो फर्दर ट्रांसपोर्टेशन होती है अप टू द स्टेम टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द लीव्स ऑफ द plant and the leaves through the transpiration stream, it is the translocation। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के हम लोग मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम, कि जो हमारे मिनरल आयंस रूट से आ रहे हैं वो सीधा स्टेम से ऊपर ट्रैवल कर जाए। So the chief sinks for mineral elements are the growing regions of the plant, such as the apical and the lateral meristem। Sink and source, सोर्स एंड सिंक, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सिंक वो चीज जहां पे वो लास्टली जाके बैठता है। सिंक इज, जैसे हमारे यहाँ पे जब सिंक होती है उसके अंदर वो सारी चीजें जाती है जो बिल्कुल टर्मिनेट हो जाती है ना। तो जो हमारे मिनरल एलिमेंट्स का फाइनल गोल है टू रीच, दैट इज द सिंक। अब जैसे कि हमारे मिनरल एलिमेंट्स मेनली कहाँ रिक्वायर्ड होते हैं, इन द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि अपाइकल और लेटरल मेरिस्टम हो गए, तो वो उसकी सिंक हो गई। जहां पे फाइनली उस चीज को ट्रांसपोर्ट होके पहुंचना है जिस जगह पे, दैट जगह इज नोन एज द सिंक। एंड वही जब हम सोर्स की बात करें, सोर्स होती है कि जहां से द एलिमेंट इट इज लाइक यू कैन से, जहां से उसका जन्म हुआ है उस एलिमेंट का। जैसे मिनरल एलिमेंट अगर हमारे सॉइल से आ रहे हैं तो उसका सोर्स क्या होगा, सॉइल, कि वो वहां से उसकी पैदावार कहते हैं ना, पैदावार, बर्थ प्लेस, वो होती है हमारी सोर्स। एंड सिंक होती है उसकी द फाइनल गोल, जहां पे उसे रीच करना है, जहां पे उसने पहुंचना है। सो वही जो चीफ सिंक्स होती है हमारी मिनरल एलिमेंट्स की, दे आर द ग्रोइंग एलिमेंट्स, ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि वहां पे जो है सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऑफ द मिनरल एलिमेंट्स, क्योंकि वहां पे प्लांट की ग्रोथ हो रही है। सो यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, स्टोरेज ऑर्गन्स, इन सब जगह पे मिनरल रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि मिनरल के बिना दे कैन नॉट ड्राइव their process। So unloading of the mineral ion, it occurs at the fine vein ending through the diffusion and active uptake by this cell। जब मिनरल पहुंच गया उसकी अनलोडिंग भी तो करवाएंगे। अब एक कैरियर, जैसे हमारा ट्रक आता है,
सामान से भरा हुआ, उसकी अनलोडिंग करवाएंगे तभी तो वो हमारे सिंक तक पहुंचेगा, हमारे घर तक या फिर हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। डेस्टिनेशन के पहुंचने के बाद अनलोडिंग करवाएंगे तभी तो वो जगह पे सेटल होगा। तो अगर मिनरल एलिमेंट्स हमारे इन जगह पे पहुंच गए, उसके बाद में मिनरल की अनलोडिंग भी तो होगी कि वो चीजें यूज तो कर पाए। तो मिनरल एलिमेंट की अनलोडिंग होती है बाय डिफ्यूजन एंड द एक्टिव अपटेक बाय दीज सेल्स। क्लियर? क्लियर क्या है हमारा ट्रांसलोकेशन? यहां तक क्लियर है? So mineral ions, they are frequently remobilized, particularly from the old senescing parts. अब जैसे कि जो प्लांट के पार्ट्स जो है सेनेसेंस की तरफ जा रहे हैं, प्लांट इतना स्मार्टली प्ले करता है कि वो अगर सेनेसेंस की तरफ जा रहे हैं तो उनको मिनरल रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वहां से मिनरल खींच के ग्रोइंग पार्ट्स में ट्रांसफर कर देता है। सो ओल्ड सेनेसिंग पार्ट्स से द मिनरल आयंस दे आर फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज्ड। Older dying leaves export much of their mineral content to the younger leaves. तो जो भी हमारे senescence की तरफ प्लांट के पास जा रहे हैं वो अपना मिनरल कंटेंट डाइवर्ट कर देते हैं टू द यंगर लीव्स। So similarly, before the leaf fall in deciduous plants, the minerals they are removed to the other plants part. ठीक है? So elements they are most readily remobilized are phosphorus, sulfur, nitrogen and potassium. कौन से minerals, कौन से elements हमारे जो है readily mobilize हो सकते हैं? These are the phosphorus, sulfur, nitrogen and potassium. And the structural elements they are calcium, they are not remobilized. Calcium अगर वो senescent part में है तो senescent part उसे remobilize करके younger leaves में नहीं भेज सकता, younger parts में नहीं भेज सकता। पर जो phosphorus, sulfur, nitrogen और potassium है वो रीमोबिलाइज हो सकते हैं कि अगर कोई प्लांट का पार्ट सेनेसेंस की तरफ जा रहा है, कोई भी प्लांट का पार्ट जो है सेनेसेंस की तरफ जा रहा है तो ये वाले जो एलिमेंट्स हमारे रीमोबिलाइज होकर ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जा सकते हैं। सो व्हेन वी analyzed xylem, it shows that some of the nitrogen travels as the inorganic ions. तो जब हमने xylem का एनालिसिस किया, एक्सुडेट, साइलम एक्सुडेट का एनालिसिस किया तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन इट इज इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस, मच ऑफ इट इज कैरिड इन द ऑर्गेनिक फॉर्म एज अमाइनो एसिड एंड रिलेटेड कंपाउंड, बट कुछ पार्ट जो होता है उसका इनऑर्गेनिक की तरह ही रहता है प्लांट के अंदर। तो सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर दे आर कैरिड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। So in addition, small amount of exchange material does take place between the xylem and the phloem. ऐसा हो कि xylem और phloem हर टाइम अलग अलग काम कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो जो है वो थोड़े बहुत एलिमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। So it is not that we can clearly make a distinction and say categorically कि xylem सिर्फ mineral ions और water को transport करता है जबकि phloem जो है organic material को transport करता है। It is an assumption कि major part ये लोग ये transfer करते हैं, but हाँ इनके बीच में भी आपस में changes होते हैं चीज़ों के, इनके बीच में भी आपस में changes होते हैं। तो चलिए एक बारी रिवाइज कर लेते हैं अपने short and sweet topic को जो कि है uptake and the transport of the mineral ions। जब हम uptake की बात करें तो plants they obtain carbon and most of the oxygen from the CO2 in the atmosphere. जो नहीं होता the nutritional requirements they are obtained from the plants, they are obtained by the plants from the water and the minerals in the soil. So minerals water की तरह पे passively they are not absorbed by the root hair because they are present in soil as charged particles which are the ions जो कि across they cannot move। और ऊपर से जो हमारे second हमारा रीजन ये है कि जो मिनरल आयंस है ना बच्चे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन रूट्स में ज़्यादा होती है, सॉइल में कम होती है। तो क्या होता है कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती ही है, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो the active uptake of ions it is partly responsible for generating the water potential gradient and therefore for the uptake of water by the osmosis। ये जो है water potential gradient generate करता है जिसकी वजह से water भी जो है it takes place the uptake of water it takes place by the osmosis। So ions they move into the epidermal cells, they are absorbed from the soil by the passive and the active transport। कुछ specific proteins they are present in the root जो कि एक्टिवली पंप करते हैं आयंस फ्रॉम दी सॉइल टू दी साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स के बाद एंडोडर्मल सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो कि हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हाईली स्पेसिफिक क्या होते हैं? क्योंकि उनके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है,
वो कुछ सोल्यूट को बेस्ड ऑन द क्वांटिटी एंड द टाइप्स ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड, वो कुछ ही सोल्यूट को जो है पास ऑन करने देते हैं, बाकी किसी को नहीं करने देते। और उसके बाद में एंडोडर्मिस के अंदर एक लेयर होती है सुब्रिन की, जो कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करवाती है आयंस को ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। फिर हमारा आता है ट्रांसलोकेशन ऑफ द मिनरल आयंस। अब हमने देख लिया कि हमारे जो हैं मिनरल आयंस कैसे अपटेक होते हैं। अब इनका ट्रांसलोकेशन कैसे होता है? जब हम रूट्स में एंटर हो गए, रूट से जो है स्टेम और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाना होता है थ्रू दी ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। थ्रू दी ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम जो चीफ सिंक्स होते हैं मिनरल एलिमेंट्स के, वो क्या होते हैं? द ग्रोइंग रीजन्स विच आर द अपाइकल एंड द लेटरल मेरिस्टम, यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड द सीड्स, स्टोरेज ऑर्गन्स। एंड इसके बाद में क्या होता है कि जब ट्रांसलोकेशन हो गया तो उसके बाद में अनलोडिंग होती है मिनरल आयंस की, विच अकर्स थ्रू द डिफ्यूजन एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। So mineral ions they are frequently remobilized। अगर कोई ऑर्गन प्लांट का कोई भी पार्ट सेनेसेंस की तरफ जा रहा है तो वो क्या करता है, प्लांट उसको बोलता है कि अपने मिनरल्स वापस करो, तो वो अपने मिनरल्स वापस कर देता है टुवर्ड्स द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट और द यंगर लीव्स। तो फॉस्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन एंड पोटेशियम दे आर रेडिली रीमोबिलाइज्ड, वो जो है रेडिली रीमोबिलाइज हो जाते हैं, पर जो कैल्शियम है जो कि स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट है वो रीमोबिलाइज नहीं होता है। जब जाइलम का हम लोगों ने जाइलम एक्सुडेट का एनालिसिस किया तो हमने देखा कि काफ़ी नाइट्रोजन जो है ट्रैवल्स एज इनऑर्गेनिक आयंस, पर मच ऑफ इट इज कैरिड इन द ऑर्गेनिक फॉर्म इन द अमाइनो एसिड फॉर्म। सिमिलरली फॉस्फोरस और सल्फर भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ट्रैवल करती है। सो देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, सो वी कैन नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विश कि हाँ यही जाइलम परफॉर्म कर रहा है, यही फ्लोएम परफॉर्म कर रहा है। नहीं, वो लोग कभी अपने सब्सटेंसेस की इंटरमिक्सिंग भी करते हैं। दिस इज ओनली द अजम्पशन दैट वी मेक कि जाइलम है तो सिर्फ मिनरल आयंस ऑफ वाटर करेगा और फ्लोएम है तो सिर्फ सोल्यूट्स करेगा। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। नाइट्रोजन कैन नॉट ट्रैवल इन प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इनऑर्गेनिक आयंस, अमाइनो एसिड्स या फिर अमोनिया कैन नॉट ट्रैवल। तो इनऑर्गेनिक आयंस में तो वो जाता है, अमाइनो एसिड्स में जाता है, अमोनिया में जाता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इट नीड्स टू बी फिक्स्ड by certain bacteria which are associated with the roots of the plants to convert the atmospheric nitrogen into the usable form, into the usable form. So option A is correct. ऑप्शन ए इज करेक्ट। राइट, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली जो है प्लांट के अंदर एंट्री नहीं मिलती है। पहले जो प्लांट के रूट के साथ जो एसोसिएटेड बैक्टीरिया होते हैं उनको नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है इनटू इनऑर्गेनिक एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तभी जो है नाइट्रोजन एंट्री लेती है इन दी प्लांट्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट विच कैन नॉट बी रीमोबिलाइज्ड। ए नाइट्रोजन, बी फॉस्फोरस, सी पोटेशियम या फिर डी कैल्शियम। ए बी सी डी कौन सा जो है रीमोबिलाइज नहीं होता है? कौन सा जो है हमारा रीमोबिलाइज नहीं होता है? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम हमारे रीमोबिलाइज हो पाते हैं, पर जो कैल्शियम है हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। कैल्शियम जो है हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है एंड इट कैन नॉट बी रीमोबिलाइज्ड। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। यस, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। जो कैल्शियम है एक वो सेनेसेंट जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर ही रहता है, वो यंगर लीव्स में नहीं जाता। सो द कंट्रोल पॉइंट्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स दे आर प्रेजेंट इन ए एंडोडर्मल सेल्स, बी रूट हेयर, सी एपिडर्मल सेल्स या फिर डी सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स। सो जो हमारे कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं या फिर जो ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो कि हाईली स्पेसिफिक होते हैं, वो कहाँ मौजूद होते हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो कि स्पेसिफिक होते हैं एंड दे हैव द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बेसिकली क्या रेगुलेट करते हैं? They control the quantity and the type of solute to be transported. Quantity and the type of solute to be transported, उसी के हिसाब से जो है वो उसका पैसेज करवाते हैं, उसी के हिसाब से वो उसका पैसेज करवाते हैं। तो कहाँ पे होते हैं कंट्रोल पॉइंट्स? ए एंडोडर्मल सेल्स। ऑप्शन ए एंडोडर्मल सेल्स। ऑप्शन ए एंडोडर्मल सेल्स के अंदर होते हैं। क्लियर?
क्लियर यहाँ तक? ऑप्शन ए एंडोडर्मल सेल्स के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट? इनमें से कौन सा जो है हमारा पार्ट है ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट? ए नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी फास्फोरस या फिर डी पोटेशियम? हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, हमारी बोन्स किससे बनी होती हैं? कैल्शियम से। वैसे ही प्लांट्स का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा कैल्शियम। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। So the last question is, plants they obtain hydrogen from A atmospheric hydrogen, B water in the soil, C methane from fertilizers या फिर hydrogen gas from sunlight. So major part of hydrogen it is obtained by the plants from A, B, C, D. Option B, the water in the soil, it splits up to form this. तो इससे जो है मेजर हाइड्रोजन हमारे प्लांट्स डिराइव करते हैं और ऑक्सीजन भी डिराइव करते हैं। सो बच्चों, ये था हमारा अपटेक एंड द ट्रांसलोकेशन ऑफ द मिनरल आयंस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसका लास्ट सब टॉपिक देखेंगे विच इज द फ्लोएम, जो फ्लोएम हमारा ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।